लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पीरियड वाइज किस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं आपस में थोड़े इंटरकनेक्टेड थे। तो इस बार हम देखेंगे कि ग्रुप वाइज वो किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर मैं एक ग्रुप की बात करूं तो ऑब्वियसली ग्रुप का मतलब हो गया कि अगर ये मेरे पास एलिमेंट्स थे इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में, तो इधर की तरफ अगर हम मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो तब हमारे पास आता है एक ग्रुप। सो इस तरीके से अगर मैं मूव करूंगा, लिथियम फर्स्ट वाले बिल्कुल एल्कली मेटल्स की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे मेरे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो उनके एटॉमिक नंबर्स भी यहाँ पर डिस्प्लेड हैं, और यहीं पर उनके बराबर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी उनकी लिखी हुई हैं कि 1s2 2s1 लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यानी कि ये शो कर रहा है कि जो लास्ट जो इसकी शेल है वहां पर बस सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से अगर हम सोडियम की बात करें तो उसकी भी लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम की भी लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, रुबिडियम की भी लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, सीजियम की भी लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो ये सब की लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सो एक तरीके से इनके बीच में एक रिजेम्बलेंस शो कर रहा है कि आपस में किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। तो यही हम स्टडी करेंगे कि ग्रुप वाइज वो किस तरीके से रिलेटेड है, आपस में इंटरलिंक्ड है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पीरियोडिक डिपेंडेंस। यानी कि पीरियोडिक टेबल पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस भी शो कर रहे हैं। और जो पीरियोडिक डिपेंडेंस थी वो अपनी एटॉमिक नंबर पर ना हो करके, मतलब एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ना कि एटॉमिक मास पर। जितने भी साइंटिस्ट थे सबने ये बोला था ना कि वो एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट है, लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट है। तो इसी वजह से हुआ था ये कि वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट है, जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं इस टेबल में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किस तरीके से वेरी करते हैं हमारे पास, और किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, और ये क्या है, मतलब किस तरीके से हम इनको स्टडी करेंगे। सो अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, सो वी कैन क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू 4 ब्लॉक्स। हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में हम डिवाइड करके रखते हैं। पहला जिसमें एस ब्लॉक होता है, दूसरा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, फिर आता है हमारे पास लास्ट में एफ ब्लॉक। तो बेसिकली ये 4 ब्लॉक्स हैं जिनमें हम एलिमेंट्स को अपने डिवाइड करके रखते हैं। तो एक तरीके से इसमें टेबल है। टेबल के अंदर हमारे ग्रुप्स भी होते हैं, पीरियड्स भी होते हैं। ग्रुप्स आपको पता है वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और पीरियड्स हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में, वो लगभग लगभग सेम रहता है ग्रुप के अंदर। और पीरियड्स के अंदर हम जब स्टडी कर रहे थे तो हम बेसिकली देख रहे थे कि उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, जो बता रहा था कि कौन से पीरियड में ये उस पर किस तरीके से डिपेंडेंट है। तो अगर हम आगे बढ़े इस पीरियोडिक टेबल में, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। तो जो हमारे पास शुरुआत के 2 ग्रुप हैं, एक फर्स्ट ग्रुप, एक सेकंड ग्रुप, उसके जो एलिमेंट्स है वो आते हैं हमारे एस ब्लॉक के अंदर। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो बीच में थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आते हैं हमारे डी ब्लॉक के अंदर। और लास्ट में जो 13th ग्रुप से 18th ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं हमारे पी ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर हमारे 2 एक्सेप्शंस हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला एक्सेप्शन है इसमें हीलियम। अब आप हीलियम को अगर देखोगे, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो आउटर मोस्ट शेल है, वो कुछ इस तरीके से भरती है 1s2। तो यानी इसका जो आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एस शेल में जा रहा है। लेकिन आप देखो ये हीलियम जो है हमने पी ब्लॉक में डाल रखा है एस ब्लॉक की जगह। तो ऐसा हमने क्यों कर रखा है? तो ऐसा हमने इसलिए कर रखा है क्योंकि पी ब्लॉक में जो ये लास्ट वाले एलिमेंट्स है ना, ये जो लास्ट वाले ग्रुप जो बन रहे हैं, ये सब हमारे नोबल गैसेस बोलते हैं हम इनको। नोबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है बिल्कुल स्टेबल होते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे ना ही ये देना चाहेंगे, क्योंकि इनकी जो शेल्स हैं वो फुल्ली फिल्ड है। तो यानी इसके लास्ट में जो शेल आएगी ना इसकी 1s2 और 2p6, ये जो नियॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो अब आप इसमें देखो, इसमें जो पी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल्ली फिल्ड है, यानी स्टेबल है। इसी तरीके से जो हीलियम है उसमें जो एस वाली सब शेल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड है, वो भी स्टेबल है। स्टेबल होने के कारण ही इसको, हीलियम को हमने 18th ग्रुप में डाल रखा है, ताकि जितने भी स्टेबल एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे एक ग्रुप में आ जाए। सो पहला एक्सेप्शन था यहाँ पे हीलियम। दूसरा एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s1, यानी कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है।
इसी वजह से आपने पीरियोडिक टेबल में देखते होगे कि H जो होता है वो लिथियम के ऊपर आता है, क्योंकि लिथियम वाली जो ग्रुप है उसमें जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही होंगे। जिस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, उसी तरीके से जो लिथियम वाला ग्रुप है, एल्कली मेटल्स का ग्रुप है, उसमें जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल शेल में वो 1 होता है। इसी वजह से जो हाइड्रोजन है वो इस जगह पर भी रख सकते हैं हम फर्स्ट वाले ग्रुप के अंदर, या फिर हाइड्रोजन को हम रख सकते हैं इस क्लोरीन वाले ग्रुप के अंदर। अब यहाँ क्यों रख सकते हैं, यहाँ इसलिए रख सकते हैं, मान लो ये हाइड्रोजन है 1s1 करके, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1s2 हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ ये फुल्ली फिल्ड शेल में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी स्टेबल अपनी पोजीशन में पहुंच जा रहा है। तो ये कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, ये वही बिहेवियर शो कर रहा है जो ये वाली सीरीज जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स जो बिहेवियर शो करते हैं, ये वैसा ही बिहेवियर शो कर रहा है कि हम इन्हें जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देंगे ये कंप्लीटली फिल्ड शेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। सो हाइड्रोजन बेसिकली दो तरीके का बिहेवियर शो करता है, एक एल्कली मेटल्स का बिहेवियर शो करेगा और एक करेगा ये बिहेवियर शो चैल्कोजेंस का, जिन्हें हम चैल्कोजेंस बोलते हैं, यानी फ्लोरीन क्लोरीन वाला जो ग्रुप हो गया। ओके, तो ये दो एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम के, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट। मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि हीलियम जो होता है उसके एस शेल में जा रहे हैं उसके दो इलेक्ट्रॉन्स, तो होना तो चाहिए था वो एस ब्लॉक में, लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एस शेल में कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड हैं। अब आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये फुल्ली फिल्ड आ गए यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, फुल्ली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल बन गया, इसी वजह से हीलियम को नोबल गैसेस वाले ग्रुप में डाला गया। ये जो ग्रुप होता है ये नोबल गैसेस वाला होता है और हीलियम हमारा इसके अंदर होता है, इसी वजह से, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं उस सब शेल के अंदर और ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन होती है। ओके, तो पहला जो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो हीलियम का है। दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे हाइड्रोजन का है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s1, और 1s1 होने की वजह से हम इसको यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में बस एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन अगर मान लो इसे हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जैसे ही मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1s2 में चेंज हो जाएगा ये, और 1s2 क्या है, हमारी स्टेबल है क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है, यानी कि हीलियम वाले उसमें पहुंच जाएगा। तो यानी होना कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे फ्लोरीन वाले ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये जो फ्लोरीन वाला ग्रुप होता है जिसे हम चैल्कोजेंस भी बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही हम इसे एक इलेक्ट्रॉन देंगे ये तुरंत स्टेबल पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही प्रॉपर्टी हाइड्रोजन भी शो कर रहा है, तो इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पे एक्सेप्शन बना था कि ये दो जगह दो ग्रुप में प्रॉपर्टीज की फिट बैठ रही थी, एक तो फर्स्ट ग्रुप में एक 17th ग्रुप में। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको फर्स्ट ग्रुप में हल्का सा ऊपर पोजीशन करके इसलिए बीच में छोड़ रखा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ये दोनों शो कर रहा था और वो फिक्स नहीं कर पा रहे थे इसकी पोजीशन। तो ये पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं, और ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट टू ग्रुप, फिर थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक डी ब्लॉक हो गया, 13th ग्रुप से 18th ग्रुप तक हमारा पी ब्लॉक हो गया, और नीचे जो हमारी लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड सीरीज हैं वो बना रही थी हमारा एफ ब्लॉक को, ये हमने पढ़ाई था। अब ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की शुरुआत कहाँ से होती है, अब आप ये देख रहे होगे यहाँ पर एक एलिमेंट है एल ए, यहाँ पर ए सी है, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, और जब ये खत्म होंगे एल यू तक, फिर एल यू के बाद शुरू होगा एच एफ, और फिर जब एल आर खत्म होगा एल आर के बाद शुरू होगा आर एफ। इस तरीके से ये चलती है सीरीज। अब आपने पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ी होगी तो उसमें यहाँ पर शो, ओके, तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, ये दो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस किस तरीके से हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि व्हाट आर दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है। इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है अपना ग्रुप 1 जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब आ रहे हैं उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 आपको दिख रहा होगा जिसमें बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम इस तरीके से आ रहे हैं, इनको हम एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। सो अब इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर मैं ध्यान से देखूं तो एल्कली मेटल्स की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी 1s1। जैसे अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, इसमें एल्कली मेटल्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं एल्कली मेटल्स की, तो एल्कली मेटल्स की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है हमारी NS1, और इसी तरीके से एल्कली अर्थ मेटल्स जो होंगे, तो एल्कली अर्थ मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड होती है।
इन ग्रुप्स की एक खास बात होती है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इसका मतलब होता है, यानी कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है यानी छोड़ दे रहा है। अब आप मान लो इस NS1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से इनकी जो टेंडेंसी होती है वो बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसी वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, यानी हमें इसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स की खासियत होती है। अब लेट से मान लो अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मेरे पास सिंपल हाइड्रोजन इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लूंगा तब ये क्या होगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसे मैं लिख सकता हूँ H+ आयन में। जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इसने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया H+ में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। ओके, और इसी तरीके से अगर मेरे पास एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं तो एल्कलीन अर्थ मेटल में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ये दोनों के दोनों तभी वो स्टेबल होंगे, तो वो +2 आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर इनकी और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सारे के सारे जो है मेटल्स में आते हैं। ये जो है, ये जो ग्रुप होता है एल्कली मेटल्स का और एल्कलीन अर्थ मेटल्स का, ये मेटल होता है और ये मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। और अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ग्रुप वाइज अगर हम नीचे बढ़ते हैं इस तरीके से, अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और अगर हम इस साइड जाएंगे लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि इन एलिमेंट्स को मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सो उस हिसाब से हम आराम से कर सकते हैं। और इन सब की इतनी ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी होती है इन सभी एल्कली मेटल्स और एल्कलीन अर्थ मेटल्स की, कि ये सब जो है कभी भी सिंगुलर फॉर्म में मिलते ही नहीं है। ये हमेशा मिलेंगे तो पेयर की फॉर्म में मिलेंगे या फिर किसी और अदर एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, कभी प्योर स्टेट में ये एलिमेंट्स नहीं मिलते। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे लिथियम होगा और बेरिलियम हो गया, जो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा नहीं शो करते लिथियम और बेरिलियम की अगर हम बात करें तो। सो यही है यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, इसे नोट डाउन कर लो। फिर हम थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके का वो बिहेवियर शो करते हैं। टू दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एलिमेंट्स थे 13 to 18 वो सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। और ये इनको हम ज़्यादातर जब ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मिल जाते हैं ना, अगर हम एस ब्लॉक यानी कि अगर मैं 1 to 2 ग्रुप और 13 to 18 ग्रुप इकट्ठा उठाऊं तो ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब हमारे मेन एलिमेंट्स होते हैं और इनको ही हम जनरली स्टडी करते हैं। अगर इनके हम आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगी इनकी, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनकी NS2 मतलब एस शेल तो कम्प्लीटली फिल हो गई NP1 से लेकर के NS2 NP6, यानी कि जब तक P शेल अपनी कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हो जाती वहां तक जाते हैं। और ये जो NS2 NP6 है ये अभी जैसे मैंने बताया कि नोबल जो गैसेज होती हैं वो इस चीज को अचीव कर पाती हैं। सो जितनी भी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल गैसेज के लिए है। और नोबल गैसेज से पहले वाला जो ग्रुप होता है, पहले वाले दोनों ग्रुप बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलोजेंस और चैल्कोजेंस वाला। जैसे ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 में हमारे फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन, आयोडीन, इस तरीके से उसको हम बोलते हैं हेलोजेंस ग्रुप। और जो ग्रुप नंबर 16 है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं। और ये इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जैसे अभी हमने जब एस ब्लॉक पढ़ा तो उसमें हमने देखा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इसलिए यहाँ पे एक टर्म आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो ये इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि अगर मैं ले लूँ क्लोरीन, क्लोरीन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूंगा तो वो जाती है NS2 NP5। तो अब अगर मैंने जैसे ही इसे 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसे दूंगा ये कंप्लीटली फिल्ड शेल में कन्वर्ट हो जाएगा यानी स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है और ये कन्वर्ट हो जाएगा NS2 NP6 अपनी स्टेबल पोजीशन में, इसलिए इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से ले लेगा। इसलिए जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हाईली नेगेटिव होती है।
और ये आराम से 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन आराम से ले लेते हैं। जैसे अब ऑक्सीजन की अगर बात करें, उसे लास्ट में वो शो करता है NH2NP4, तो वो आराम से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है अपने अंदर। और ये जनरली जो है नॉन मेटेलिक बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियड के अंदर, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज होता है। सो अब आप खुद सोचो कि जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक तो अपना बिल्कुल एंड में आता है, तो यहाँ तक जब तक हम पहुंचेंगे तो मेटेलिक करेक्टर तो कम ही हो जाएगा। सो इसलिए यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जो है नॉन मेटल्स ही बचते हैं। सो जनरली पी ब्लॉक के अंदर नॉन मेटल्स आते हैं जनरली। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हाईली नेगेटिव होती है। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस तरीके से पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हो। और जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। यहाँ से अगर मैं नीचे बढ़ूंगा तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। सो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सब जो है पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। सो ग्रुप नंबर अगर मैं बात करूं 3 से लेके 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हो गए, सबके सब जो है वो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को शो करते हैं। जनरली इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मैं एस ब्लॉक को देखूं तो एस ब्लॉक होता है हमारा 1 से 2 तक, ये हो गया यहाँ पे हमारा एस ब्लॉक। और हमारा 13 से लेके 18 तक हो गया पी ब्लॉक। लेकिन जो डी ग्रुप के एलिमेंट्स है वो आ रहे हैं 3 से लेके 12 तक। तो अगर आप सोचो 3 से लेके 12 तक जो डी ब्लॉक आ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, एस ब्लॉक का कनेक्शन कर रहे हैं पी ब्लॉक के साथ। तो इसलिए ये एक तरीके से ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं, इसी वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज दे फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी वजह से बस इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। और इनकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं आउटर मोस्ट शेल की, सो वो आ जाती है हमारी N-1D। और ये हमारा 1 से लेके 10 तक जाएगा। और जो एस शेल होगी वो 0 से लेके 2 तक जाएगी। ठीक है, तो जनरली ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना डी ब्लॉक के, ये कलर्ड होते हैं। ठीक है, इनके जो आयंस होंगे वो कलरफुल होंगे और ये वेरिएबल अपनी स्टेट शो करते रहते हैं। एक टर्म आती है जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एलिमेंट, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। सो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफी वेरी करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज, यानी कि जो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकाल भी सकते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट भी कर सकते हैं। इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेट चेंज होती रहती है। और ये जनरली जो है मैग्नेटिज्म करेक्टर्स अपना थोड़ा बहुत शो करते हैं और ये कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी रिएक्शन में। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। कैटलिस्ट अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाती है। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। सो ये बात हमने करी ली कि ये इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। सो ये जनरली बेसिकली एक इंट्रोडक्शन ही है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इन सब को हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। सो अब हम बढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जनरली जो अब हमने बात करी थी ना लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड सीरीज की, वो दोनों मिलकर ही, वो दोनों पीरियड मिलकर ही हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पर हम लिख ओके। सो ये जो एटॉमिक नंबर 58 होता है, 58 से 71 तक हमारे लैंथेनॉइड्स होते हैं। स्पेलिंग मिट गई है ना। 58 से 71 तक हमारे लैंथेनॉइड्स होते हैं और 90 से लेके 103 तक एक्टेनॉइड्स होते हैं। तो यही बेसिकली इनके बारे में। अगर हम इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है N-2। और F में आपको पता है 14 एलिमेंट्स तक जा सकते हैं, तो F 1 से 14 तक वेरी करता है। फिर N-1 और D हमारा 1 से 10 तक वेरी करता है। और यहाँ पे NS2। लेकिन लेंथेनॉइड्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो लेंथेनॉइड्स के केस में ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे वेरी करते रहते हैं। मतलब जो एस शेल है वो तो हमारी कंप्लीटली फिल्ड रहती है और डी शेल और एफ शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहते हैं इनकी स्टेबिलिटी के हिसाब से।
कई बार क्या होता है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जैसे उसमें अब एलिमेंट्स धीरे धीरे ऐड हो ही रहे हैं, तो कुछ एलिमेंट्स इतने ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं कि वो बहुत ज्यादा कम अमाउंट में हम साइंटिस्ट को मिलते हैं, तो उन्हें स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल मतलब जैसे ही उनकी फाउंड हुआ, जैसे ही वो फाउंड हुए, तुरंत के तुरंत खत्म भी हो गए, क्योंकि वो इतने ज्यादा रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब कि वो जो है कुछ एलिमेंट्स अपने इमिट करते रहते हैं जैसे ही उन पर एनर्जी पड़ती है। सो वो इतने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर देते हैं कि वो लास्ट में बचते ही नहीं है, वो होते हैं हमारे रेडियो एक्टिव। तो इस वजह से इनकी स्टडी काफी मुश्किल हो जाती है। बेसिकली लेंथेनॉइड से ज्यादा एक्टिनॉइड्स की स्टडी काफी मुश्किल होती है, क्योंकि लेंथेनॉइड्स थोड़े बहुत बचते भी हैं लेकिन एक्टिनॉइड्स बिल्कुल भी नहीं बचते। सो एक्टिनॉइड्स आर हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिनकी स्टडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नैनोग्राम क्वांटिटीज में ही बचते हैं साइंटिस्ट के बाद। और जो यूरेनियम जो एलिमेंट है, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। सो यूरेनियम के बाद वाले जितने भी हो गए उनको ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। सो इनके बारे में बेसिक आइडिया है, बाकी ब्रीफ में हम आगे स्टडी करेंगे।